नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रेणु धामानी आज आपको कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के चैप्टर 29 समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं कि विश्व व्यवस्था का अर्थ क्या है, शीत युद्ध के समय द्विध्रुवीय व्यवस्था और शीत युद्ध के बाद की एक ध्रुवीय व्यवस्था, वैश्वीकरण के अच्छे और बुरे प्रभावों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि आज विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में लगभग 200 राष्ट्र हैं। हर देश की अपनी एक समस्या है। हर देश उस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के माध्यम से उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। हर देश की क्षमता अलग है। कोई देश क्षमता की दृष्टि से छोटा है तो बड़ा है, कोई देश आकार की दृष्टि से बड़ा है तो कोई देश छोटा है। हर देश अलग अलग है। बहुजातीय दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो हर देश अलग है। धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो भी हर देश अलग अलग है। तो हर देश अलग अलग होने के साथ अगर इनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करें तो एक देश अपनी देश की समस्याओं को सुलझाने में दूसरे देश की सहायता लेता है। तो उस समय विश्व व्यवस्था को बनाए रखने में जब हम दूसरे देश को सहयोग करते हैं तो उसे हम विश्व व्यवस्था का रूप दे सकते हैं। विश्व में जो भी बड़ी महाशक्तियां थी उन्होंने विश्व व्यवस्था को एक निश्चित आकार देने का भरसक प्रयत्न किया है। अगर हम समकालीन विश्व की बात करें तो आज सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास ने क्या कर दिया है, एक देश को दूसरे देश के नजदीक ला करके खड़ा कर दिया है। इसके अलावा वैश्वीकरण का दौर जब से प्रारंभ हुआ है एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर बनता जा रहा है, आर्थिक और व्यापारिक संबंध स्थापित कर रहा है। विश्व बैंक और इंटरनेशनल जो फंड संगठन है उसने समस्त विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। और आज कुछ समस्याएं ऐसी है जैसे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, इन समस्याओं ने समस्त विश्व को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। आज टेलीविजन के माध्यम से हम संसार में कहीं पर भी कोई घटना घटित हो रही है तो उसके बारे में हम जान पाते हैं। इसके अलावा हम सुदूर देश में कहीं पर भी अगर हम बात करनी है तो हम फोन के माध्यम से बात कर सकते हैं। हम लाइव संसार में किसी भी घटना के बारे में देख सकते हैं। तो आज इस समकालीन विश्व में इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, आज हर व्यक्ति का संपर्क राष्ट्रीय सीमा को लांघकर समस्त विश्व में होने लगा है। आज विश्व के हर कोने में हर देश के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम इस समकालीन विश्व व्यवस्था में समझने का प्रयास करेंगे कि समकालीन विश्व में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं और विश्व समुदाय किन प्रकार से इन समस्याओं को सुलझाने में लगा हुआ है। तो देखिए बच्चों, विश्व में लगभग 200 राष्ट्र हैं और कोई भी देश अपने दायित्व का वहन अकेले नहीं कर सकता। समकालीन परिस्थितियों को देखते हुए आज हर देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर बनता जा रहा है और ये संभव हुआ है व्यापार के माध्यम से। हर देश को एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप सब जानते हो कि अगर दो देशों के बीच में सीमा विवाद भी हो जाता है तो उसे सुलझाने के लिए भी या तो उसे दूसरे देश या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि हमने विश्व में शांति स्थापित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जिसका नाम है यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो देखिए, सैटेलाइट तकनीक व मोबाइल के प्रयोग से सुदूर देशों से हम संपर्क अब सरल हो चुका है और इसी संपर्क ने, इसी सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने संसार को एक गांव के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अब हम समझेंगे विश्व व्यवस्था का अर्थ क्या है। तो देखिए बच्चों, एक देश को अपने मामलों में दूसरे देशों के साथ संचालित करने का तरीका प्राप्त होता है विश्व व्यवस्था में। अगर मान लो हमारे देश की कोई समस्या है तो हम दूसरे देश का सहयोग लेकर के
उस समस्या का समाधान कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि एक राष्ट्र की सीमा को लांघकर हम दूसरे देश का सहयोग ले रहे हैं, तो उसे हम विश्व व्यवस्था का रूप देते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि जब भारत आजाद हुआ था, उस समय हम खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं थे। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हमें विश्व सहयोग की आवश्यकता थी, तो हमने खाद्यान्न आपूर्ति के लिए अमेरिका से खाद्यान्न को मंगाया। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जैसी इंटरनेशनल संस्थाएं जो कि फंड इरेज करती है, उनके फंड लेकर के हमने आधारभूत उद्योगों की स्थापना की और भारत का विकास करना चाहा। तो अगर आज हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं विश्व सहयोग भी योगदान देता है किसी भी देश के लिए। तो देखिए, यह विश्व व्यवस्था का जो तरीका है वो नियमों और सिद्धांतों के रूप में हो सकता है, जो सरकार द्वारा स्वीकृत और सम्मानित होता है। किसी दूसरे देश से सहयोग ले रहे हैं तो उसका एक तरीका होगा, उसका एक नियम होगा, और वह तरीका और नियम उस देश की सरकार द्वारा स्वीकृत और सम्मानित होना चाहिए, तो उसे हम विश्व व्यवस्था का रूप देते हैं। अब बात करते हैं विश्व व्यवस्था के नियम। विश्व व्यवस्था किन सिद्धांतों, किन नियमों पर आधारित होती है? चाहे देश छोटा हो या बड़ा, आकार और क्षमता की दृष्टि से हर देश अलग है। कोई राष्ट्र विकसित है, कोई है कम विकसित, कोई पिछड़ा हुआ राष्ट्र है, और कुछ एशिया और अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं। तो उन राष्ट्रों की स्थिति और बड़े शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थिति विश्व व्यवस्था में समान मानी जाती है। तो विश्व व्यवस्था कुछ नियमों पर कार्य करती है। पहला है कि चाहे राष्ट्र छोटा हो या बड़ा, सभी राष्ट्रों को समान माना जाएगा। विश्व राष्ट्र किसी भी राष्ट्र को अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है। विश्व व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि हम हर देश की राजनीति में हस्तक्षेप करें। विश्व व्यवस्था का मतलब है कि नियम है कि आप किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सीमा और वहां की सरकार की संप्रभुता का ध्यान हर देश को रखना है। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है, भारत और चीन के बीच में किसका है? सीमा विवाद है। तो इन सीमा विवादों को हल करने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना है, ये विश्व व्यवस्था कहती है। इसके अलावा युद्ध बंदियों के साथ मानवोचित व्यवहार किया जाना चाहिए कि मान लो युद्ध हुआ है और युद्ध बंदियों को जब हम बंदी बना लेते हैं तो उनके साथ मानवोचित व्यवहार होना चाहिए। विश्व व्यवस्था को ये जो भी नियम है उनको लागू कराने के लिए हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की, जिसका नाम है बच्चों यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना राष्ट्र संघ के स्थान पर 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जिसके 6 अंग हैं जिनकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या करता है? ये विश्व नियमों को पूरे विश्व में लागू करवाने का कार्य करता है और विश्व व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि ये जो विश्व व्यवस्था है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है बच्चों, राष्ट्रों के बीच वार्ता और राजनीति द्वारा उनके बीच जो भी अंतर है और जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने में सहायता करने का कार्य विश्व व्यवस्था करती है। तो ध्यान रखना, विश्व व्यवस्था क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रों के बीच वार्ता के माध्यम से विवादों को हल करना और राजनीति द्वारा उनके बीच जो भी अंतर है, मतभेद है, जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने में सहायता देना ही विश्व व्यवस्था का उद्देश्य माना जाता है। अब बात करते हैं, विश्व व्यवस्था में हमने देखा कि हर राष्ट्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हर को समान माना जाता है। तो क्या आपको लगता है कि विश्व व्यवस्था में सभी देश समान है? नहीं है। हमें असमानता के कई चीजें देखने को हमें विश्व व्यवस्था में देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं बोलूं, यूएनओ का जो एक अंग है सुरक्षा परिषद, उसमें वीटो पावर केवल स्थायी सदस्यों को दिया है, जिसकी चर्चा हमने पिछले भाग में भी की थी कि स्थायी सदस्य 5 है
उन्हीं को वीटो पावर दे रखा है। मान लो विश्व व्यवस्था से संबंधित कोई भी कानून लाया जाता है और इन 5 में से अगर एक भी निषेधाधिकार का प्रयोग कर देता है तो वो भी जो भी कानून लाया जाता है वो पारित नहीं होता है। वीटो पावर के बाद उस पर रोक लग जाती है बच्चों। तो यहाँ पर सभी राष्ट्रों को समान शक्ति नहीं है। कुछ महान शक्तिशाली जो देश है उन्हीं को वीटो पावर दिया गया है। तो यहाँ पर विश्व व्यवस्था में हमें असमानता की झलक देखने को मिलती है। देखिए, उसके बाद सभी देश एक दूसरे की नियति व महत्वाकांक्षाओं पर संदेह करता है। ये बात आप पिछले भागों में पढ़ चुके हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उन सबके साथ भारत के संबंध कभी कटु और कभी मधुर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए दूसरे देश को संदेह की दृष्टि से देखता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डोकलाम जो विवाद था, जिसमें भूटान की सीमा पर चाइना के द्वारा एक सड़क बनाई गई जिससे भारत की सीमा को खतरा पैदा हो सकता था, तो भारत ने हस्तक्षेप किया। तो यहाँ पर हर देश एक दूसरे को क्या देता है? शक की दृष्टि से देखता है और हर देश दूसरे देश की महत्वाकांक्षा पर क्या करता है? संदेह करता है। तो यहाँ पर हम विश्व व्यवस्था में एक नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं। इसके अलावा सीमा को लेकर के, व्यापार को लेकर के और अन्य मामलों में भी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। वो बात आप पड़ोसी राष्ट्रों के साथ देख ही चुके हैं। भारत और चीन के बीच में भी सीमा विवाद है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विवाद है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच में भी कुछ सीमा विवाद हुए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी 3 गलियारा भूमि को लेकर के विवाद हुआ था। फरक्का जो समझौता हुआ वो भी बांग्लादेश और भारत के बीच के विवाद का ही एक परिणाम था। तो सीमा को लेकर के, इसके अलावा व्यापार को लेकर के या अन्य मामलों को लेकर के कई बार एक देश दूसरे देश के साथ क्या कर देता है? आपसी वैमनस्य बढ़ा लेते हैं। अनेक देशों में गृह युद्ध, जिसका एग्जाम्पल आप श्रीलंका का देख चुके हैं बच्चों कि श्रीलंका में गृह युद्ध होता रहता है। इसके अलावा अफगानिस्तान है, सोमालिया है, सूडान है। ये कई देश ऐसे हैं जहां पर हमेशा गृह युद्ध चलता रहता है और इन गृह युद्धों के कारण जो है विश्व राजनीति भी क्या होती है बच्चों? प्रभावित होती है। विश्व व्यवस्था को भी नुकसान उठाना पड़ता है। उसके बाद आता है बच्चों, आज विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या है। क्या? आतंकवाद। आतंकवाद जो समस्या है ये विश्व व्यवस्था का सबसे नेगेटिव पॉइंट है और इस विश्व व्यवस्था में आतंकवाद के कारण कई लोग मारे जाते हैं, जान माल को नुकसान होता है और एक मानव जाति को नुकसान होता है। तो आप समझ रहे हैं कि एक देश से दूसरे देश की जो खतरे का बिंदु था सुरक्षा का, वो हटकर के आज विश्व के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ गई है जिससे जूझना विश्व समुदाय के लिए जरूरी हो गया है। जैसे पर्यावरण संबंधित मुद्दे हैं, जलवायु संबंधित मुद्दे हैं, ओजोन गैस से संबंधित मुद्दे हैं, ऊर्जा को खर्च उत्सर्जन से संबंधित कोई मुद्दा है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग वाला मसला है। इसके अलावा आतंकवाद जैसे मसले हैं। तो ये मसले ऐसे हैं जो विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। आज आपने देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है बच्चों। मल्टीनेशनल कंपनियां हर देश में अपना कारोबार करती है। मल्टीनेशनल कंपनियां कहते किसे हैं? जो कारोबार करने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है और जिसका मेन उद्देश्य होता है बच्चों लाभ कमाना। और कई देशों में ये अपनी क्या करती है? अपनी कंपनी की ब्रांचें लगाती है। अब है इनका मेन उद्देश्य होता है इन्वेस्टमेंट करता है। ये कंपनियां किसी भी देश में जाकर के इन्वेस्टमेंट करती है और वहाँ इन्वेस्टमेंट करने का उद्देश्य उनका यही होता है कि लाभ कमाना। हर देश में हर मल्टीनेशनल कंपनी आने के कारण क्या हो रहा है? अमीर और गरीब के बीच में खाइयाँ बढ़ रही है। विकसित देश और विकसित होते जा रहे हैं और जो कम विकसित राष्ट्र है वहाँ पर गरीबी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जहाँ पर विकासशील राष्ट्र है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है और ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ सबसे ज़्यादा नुकसान रोजगार तो देती है, लेकिन रोजगार को देने के साथ साथ व्यक्ति की आवश्यकता को भी क्या कर देती है? कम कर देती है। आप सब जानते हैं कि जो काम पहले 10 आदमी करते थे आज वो 1 आदमी कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है और वहाँ पर श्रम प्रधान है। तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा वहाँ पर लगातार बेरोजगारी बढ़ती जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी अपने आप बढ़ती है। देखो, तो आपने देखा बहुराष्ट्रीय कंपनियां
बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सालाना जो टर्नओवर है बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। जैसे कोको कोला कंपनी है, इसके अलावा टाटा मोटर्स है, भारत की भी कई कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों में आ गई है। सुजुकी है, जापान की भी कई कंपनियां हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां, इनका टर्नओवर इतना ज़्यादा होता है कि एक राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है उससे भी ज़्यादा होती है। तो वो मल्टीनेशनल कंपनियां उस देश की आर्थिक नीतियों को क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है। और वहाँ की जो राजनीतिक संस्था है उनको भी अपने अनुसार नियम बनाने के लिए क्या करती है, दबाव बनाती है। तो मल्टीनेशनल कंपनियां भी विश्व व्यवस्था पर दबाव बनाती है। देखिए बच्चों, निर्धन देशों की आर्थिक नीति के निर्धारण में हस्तक्षेप करती है। कई व्यापारिक और गैर सरकारी संगठनों का प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक जैसे है आपका विश्व व्यापार संगठन, और गैर सरकारी संगठनों में आप सब जानते हैं रोटरी क्लब है, रेड क्रॉस सोसाइटी है। ये कई ऐसी सोसाइटी हैं जो विश्व समुदाय पर प्रभाव डालती है। इसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आय अनेक अल्प विकसित राष्ट्रों से क्या है, अधिक है। अब है कि गैर सरकारी संगठन कौन कौन से हैं, जैसे रोटरी क्लब है, रोटरी इंटरनेशनल क्लब है, रेड क्रॉस सोसाइटी है। ये क्या करती है, ये विश्व समुदायों के बीच में इनका अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रहता है हर देश के साथ, और ये वातावरण, सुरक्षा, विकास और मानव अधिकारों के क्षेत्र में सक्रिय है और विश्व समुदाय को क्या करती है, प्रभावित करती है। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के क्या क्या उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत राजनीति का आदान प्रदान होता है, युद्ध संबंधी नियम और पत्र व्यवहार होता है, वायु और समुद्री यातायात होता है, विदेशों से किस प्रकार व्यवहार किया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उदाहरण हैं। इसके अलावा मुद्रा का विनिमय, ये भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कुछ उदाहरणों में शामिल है। अब बात करते हैं हम विश्व समुदाय की। तो विश्व समुदाय की अगर हम बात करें बच्चों, तो विश्व समुदाय प्रथम विश्व युद्ध से पहले, कौन सा विश्व युद्ध बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया। और प्रथम विश्व युद्ध के समय यूरोपियन शक्तियां दो गुटों में विभाजित थी। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। और इन दोनों गुटों को पता था कि एक राष्ट्र जो है क्या नहीं कर सकता, किसी भी पूरे विश्व पर अधिकार स्थापित नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या बना लिए, गुट बना लिए थे। और यही कारण था कि मित्र राष्ट्रों के गुट में प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था, विजयी हो गया था। और इस विजयी तो हो गया था, लेकिन यूरोपियन अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और विश्व के सामने अनेक ऐसी नई शक्तियों का उदय हुआ, जैसे अमेरिका, जापान, ये नई शक्तियां उभर करके आई। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध तक विश्व राजनीति का रंगमंच था यूरोप, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व राजनीति में कुछ नए बदलाव आए और विश्व व्यवस्था को आकार देने में अमेरिका और जापान का भी योगदान लगातार बढ़ता जा रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबको पता है बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की तुलना और भी ज्यादा प्रभावशाली था और विश्व विनाश का कारण बना। यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ। इस युद्ध में भी दो गुट थे, एक तरफ कौन था, मित्र राष्ट्र, और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। हालांकि मित्र राष्ट्र विजयी हुए, लेकिन मित्र राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई और इस समय एक साहूकार देश बन गया जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका इनका साहूकार देश बन गया, आर्थिक संपन्न और विश्व राजनीति का एक अहम पहलू बन गया और माना गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जिताने वाला ही कौन था, अमेरिका था। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों को जिताने में सोवियत संघ की भी भूमिका थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर करके आई, एक का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे का नाम था सोवियत संघ। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही विश्व राजनीति को अपने आधार पर ढालने का प्रयास किया और इस ढालने की प्रक्रिया में दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी बनते गए और ये दोनों गुट एक दूसरे के साथ आमने सामने युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। इन्होंने विचारधाराओं के आधार पर युद्ध लड़ा और अपने आप को क्या बनाने के लिए, अपने आप को
एक ये बोलते हैं निश्चितता प्रदान करने के लिए या अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने गुट बनाना प्रारंभ कर दिया, सैनिक गुट बनाना प्रारंभ कर दिया शीत युद्ध के दौरान, और पूरा विश्व जो है इन दो गुटों में विभाजित होने लग गया। धीरे धीरे इन गुटबाजी की हद इतनी पार हो गई कि एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों को लालच दिया गया कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको हमारे गुट में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन एशिया और अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों ने इन दोनों ही गुटों में शामिल होने से इनकार कर दिया और एक नई विचारधारा सामने आई जिसका नाम था गुट निरपेक्षता। तो विश्व राजनीति में बहुत सारे बदलाव आए। इन बदलावों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है शक्ति संतुलन। ब्रिटेन इस बात को मानने लग गया था कि प्रथम विश्व युद्ध तक ये बात दिमाग में आ चुकी थी कि एक अकेला देश संसार को नहीं जीत सकता। इसी को उस समय का शक्ति संतुलन कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तक यूरोप जो है विश्व व्यवस्था का रंगमंच था। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणविक हथियारों का अंधाधुंध प्रयोग करने के कारण, सैनिकों को युद्ध में झोंक देने के कारण यूरोपियन जितने भी राष्ट्र थे उन सब की आर्थिक दशा चरमरा गई थी, अर्थव्यवस्था उनकी चरमरा गई थी, और इस अर्थव्यवस्था को सुधारने में उसको अमेरिका की हेल्प लेनी पड़ी। और ये महाशक्तियां जो प्रथम विश्व युद्ध तक पूरे विश्व के ऊपर राज कर रही थी, आज वो स्वयं ही धराशायी हो गई थी। तो यूरोपियन महाशक्तियों का जो वर्चस्व था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप से बाहर उभरते देश थे अमेरिका और जापान, जिनकी बात हमने अभी की थी। उसके बाद देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और समस्त विश्व को दिखा दिया कि अमेरिका पूरे विश्व में एक पावरफुल देश है और उसका मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता। सैनिक दृष्टि से यही दिखाने का प्रयास किया था यहाँ पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर समस्त विश्व के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि उसके वर्चस्व के आगे कोई भी देश नहीं है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में विजय का श्रेय भी अमेरिका को मिला। युद्ध के बाद यूरोपियन राष्ट्रों ने आर्थिक भरपाई और सैन्य सुरक्षा के लिए किस पर निर्भर हो गए? अमेरिका पर निर्भर हो गए। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की महाशक्तियों की अगर हम बात करें तो दो महाशक्तियां थी, एक थी अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अब अमेरिका कह रहा था कि समस्त विश्व में प्रजातंत्र आना चाहिए और मुक्त बाजार को, मतलब निजीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये कहना था अमेरिका। और अमेरिका ने अपने इस विचारधारा को अपनाने वाले जो देश थे इसके, वो पश्चिमी यूरोपियन राष्ट्रों को अपने गुट में शामिल किया। उसके अलावा सोवियत संघ कहते थे कि एकदलीय शासन होना चाहिए और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया और साम्यवादी विचारधारा फैलाई। साम्यवाद का प्रणेता था ये देश और ये था पूंजीवाद का प्रणेता। पूंजीवादी विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास किया, जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। उसके बाद पूर्वी यूरोपियन राष्ट्र सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए, जबकि पश्चिमी यूरोपियन राष्ट्र अमेरिका के गुट में शामिल हुए। अब बात आती है कि जब ये गुटबाजी का दौर शुरू हुआ तो यहीं से शुरुआत होती है बच्चों शीत युद्ध की। शीत युद्ध मैंने आपको बताया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही प्रारंभ हो गया था और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही खत्म हो गया था। प्रत्यक्ष युद्ध में आए बिना दोनों गुट राजनीतिक व सैन्य इस प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे। अपने अपने गुट में हर देश को शामिल करने का प्रयास ये दोनों देश कर रहे थे, सैन्य प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, परमाणु शक्ति को बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी स्थिति ये हुई कि इस गुटबाजी के कारण तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि प्रत्येक गुट को ये पता था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो किसी भी देश को या कोई भी देश बच नहीं पाएगा, क्योंकि इस बार जब घेरे में आएंगे तो यूरोपियन राष्ट्र ही नहीं आएंगे, समस्त विश्व इसके अंडर में आ जाएगा। तो उसके बाद अब देखिए शीत युद्ध में क्या क्या चीजें हुई। दोनों गुटों ने सैन्य दल बनाना प्रारंभ कर दिया। उसमें पहला सैन्य संगठन है नाटो, जिसको हम
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि नाटो की स्थापना कब हुई। नाटो की स्थापना अमेरिका के द्वारा की गई। नाटो का पूरा नाम क्या है? यहाँ पर 3 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उसमें सम्मिलित कौन कौन से देश थे? अमेरिका और कनाडा तो थे ही, इसके अलावा पश्चिमी यूरोप के 10 देश थे, जिसमें आप बोल सकते हो ब्रिटेन था, इसी के अंदर शामिल था। उसके बाद ये जो शीत युद्ध के दौरान नाटो की स्थापना हुई, इसका उद्देश्य ये था कि किसी भी देश के विरुद्ध आक्रमण करने वाले देश के विरुद्ध सभी मिलकर मुकाबला करेंगे। अब इस समय सोवियत संघ ने कहा कि हमें भी इस गुट में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन नाटो ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि नाटो बना ही साम्यवाद के विरोध स्वरूप था कि साम्यवाद के विरोध में सदस्य देशों को इकट्ठा करने के लिए क्या किसकी स्थापना की थी? नाटो संगठन आज भी क्या है? विद्यमान है। इसके बाद आता है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुई थी। सोवियत संघ के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वार्सा पैक्ट को स्थापित किसने किया? सोवियत संघ ने। और इस वार्सा पैक्ट में जो जो चीजें थी वो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, वार्सा पैक्ट के संधि और समझौते क्या हो गए बच्चों? समाप्त हो गए। इसमें पूर्वी यूरोप के सारे देश क्या थे? शामिल थे। अब आपने देखा कि शीत युद्ध में सैन्य दल बनाना प्रारंभ हुआ। दूसरा, इसमें नाभिकीय हथियारों की क्या लगी? होड़ लगी। हर देश नाभिकीय हथियार बनाने में जुट गया। हर गुट क्या कर रहा था? नाभिकीय हथियारों में बढ़ोतरी का प्रयास कर रहा था। अफ्रीका और एशिया के स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी आई शीत युद्ध के काल में, और इसके अलावा एक नई चीज या नई विचारधारा आई जिसका नाम है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसके बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा भी था कि भारत, मिस्र और यूगोस्लोवाकिया के नेताओं ने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसका नाम था गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का मतलब था कि दोनों गुटों की गुटबाजी से दूर होकर स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करने वाले देश गुट निरपेक्ष देश कहलाए। और इसमें ज़्यादातर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नवोदित राष्ट्र थे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जहां पर राष्ट्रीय आंदोलन चरम सीमा पर था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन भी शीत युद्ध की परिणति के रूप में हमारे सामने आता है। शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है बच्चों 1962 का क्यूबा संकट। इसके बाद शीत युद्ध क्या आया? शीत युद्ध का चरम बिंदु था और यहाँ पर लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1962 में क्यूबा में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी थी सोवियत संघ ने, और क्यूबा एक साम्यवादी राष्ट्र था और क्यूबा पास पड़ता था अमेरिका के। अब क्या होता है, जब अमेरिका को इस बात का पता चलता है तो मिखाइल, ये जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे कैनेडी साहब, सोवियत संघ के क्रुश्चेव को कहते हैं कि आप यहाँ से सेनाएं हटा लीजिए, वरना क्या होगा, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। उस समय क्रुश्चेव साहब ने दूरदर्शिता दिखाई और उन्होंने क्यूबा से अपनी मिसाइलें हटा ली। अगर इस समय ये नहीं होता तो तृतीय विश्व युद्ध का होना लाजमी था। लेकिन शीत युद्ध का ये जो चरम बिंदु था, उसके बाद धीरे धीरे इन देशों ने अनेक ऐसे नाभिकीय समझौते किए, अनेक ऐसे निशस्त्रीकरण समझौते किए ताकि शीत युद्ध को कम किया जा सके। क्योंकि अब पता चल गया था कि अगर हम गुटबाजी के चक्कर में युद्ध करेंगे, आमने सामने युद्ध करेंगे, तो सभी देशों को क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद आता है बच्चों, तेल व खनिज संपन्न देश भी शीत युद्ध के दौरान क्या कर रहे थे, अपने संसाधनों में बढ़ोतरी कर रहे थे और अपने तेल और खनिज के दामों में बढ़ोतरी करके अपनी महत्ता को विश्व समुदाय के सामने स्थापित कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन राष्ट्रों की जैसे ही कंडीशन शुरू हुई तो अमेरिका के विरोध स्वरूप उन्होंने एक यूरोपियन संघ बनाया और इस यूरोपियन संघ में एक समान मुद्रा,
एक जैसी संसदीय व्यवस्था, एक जैसे कानून, एक जैसी मुद्रा, ये सब लेकर के आए इस यूरोपियन संघ में, ताकि सदस्य राष्ट्र इस गुटबाजी से क्या हो सके, दूर हो सके और अपना स्वयं का विकास कर सके। इसके अलावा आप सबको पता है 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। गोर्बाचोव की नीतियों के कारण सोवियत संघ कई भागों में बंट गया था और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही पूरे विश्व में साम्यवाद का अंत हो गया था और केवल एक ही विचारधारा बच गई थी, जिसका नाम था पूंजीवाद। अब बात करते हैं हम एक ध्रुवीय विश्व की। द्विध्रुवीय विश्व से एक ध्रुवीय विश्व स्थापित कैसे हुआ बच्चों? आप सबको पता है 1991 में सोवियत संघ, रूस संघ और 14 देशों में विभाजित हो गया था। विभाजन के लिए मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां जिम्मेदार थी और जर्मन का एकीकरण हो गया था। पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, इन दोनों का एकीकरण भी साम्यवाद के अंत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। उसके बाद नाटो देशों ने पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ाना प्रारंभ किया, क्योंकि साम्यवाद का पूरे विश्व से अस्तित्व खत्म होता जा रहा था। शीत युद्ध के अंत के 15 वर्षों तक पूरे विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम रही और इस एक ध्रुवीय व्यवस्था के शिखर पर कौन था बच्चों? अमेरिका, जिसके पावर के आगे हर राष्ट्र क्या था, या तो निष्क्रिय अवस्था में रहना चाहता था या इसका मुकाबला करने में असमर्थ था। तो पूरे विश्व में एक ध्रुवीय वर्चस्व कायम किया अमेरिका ने। इस एक ध्रुवीय विश्व में सोवियत संघ ने भी अंतर्राष्ट्रीय अस्त्र शस्त्र नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित व्यापार और निवेश में क्या बन गया? हिस्सेदार बन गया। अब रूस भी अमेरिका का विरोध करने के उसमें नहीं था। उसके बाद गुट निरपेक्षता का प्रभाव भी कम हो गया, क्योंकि गुट निरपेक्षता का उदय ही शीत युद्ध के विरुद्ध हुआ था, गुटबाजी से अलग हुआ था। तो जब पूरे विश्व में दो ध्रुव ही नहीं रहे तो गुट निरपेक्षता का प्रभाव भी कम हो गया। विदेशी निवेशक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा। मैंने आपको बताया कि 1991 में पूरे विश्व में वैश्वीकरण का दौर आ गया था और इस वैश्वीकरण के दौर में पूंजी का, श्रम का, मानव का, तकनीक का एक देश से दूसरे देश में आवागमन लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ अब क्या कर रहा था? अब तक तो दोनों गुटों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन अब वो यूएसए के एक एजेंट के रूप में कार्य करने लगा और यूएसए के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो सही भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है अमेरिका में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के ज़्यादातर मुख्यालय है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ज़्यादातर एजेंसियों में जो फंड देता है वो भी अमेरिका देता है। इसलिए अमेरिका के नियंत्रण में रहते हुए ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है। तो हमारी जो विश्व व्यवस्था को बनाए रखने वाली जो महत्वपूर्ण संस्था है, विश्व नियमों को लागू करने वाली जो संस्था है यूएनओ, उसको चलाने का कार्य कौन करता है? अमेरिका करता है। तो एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका ने यूएनओ के माध्यम से भी अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहा है। उसके बाद अमेरिका ने 2003 में इराक पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण से भी सिद्ध हो गया कि अमेरिका का विरोध करने वाला कोई भी राष्ट्र नहीं है। उसके बाद एक ध्रुवीय स्थायित्व का जो दौर है उसमें कई ऐसी चीजें आई जिसके कारण एक ध्रुवीयता धीरे धीरे बहुध्रुवीय विश्व में बदलने लगी। क्या थी? आप सबको पता है कि सोवियत संघ के गुट में शामिल, सोवियत संघ के पास में जो एक शामिल देश है जिसका नाम है यूगोस्लोवाकिया, जिसने गुट निरपेक्ष संगठन में भागीदारी की थी, उसका स्वयं का 5 हिस्सों में क्या हो गया? विभाजन हो गया। इसके अलावा चेकोस्लोवाकिया भी 2 हिस्सों में बट गया। इसके अलावा इरिट्रिया ने भी क्या किया? इथोपिया से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो आपने देखा कि कई नए देश बनते जा रहे हैं, कई देश क्या हो रहे हैं? स्वतंत्र हो रहे हैं और स्वतंत्रता के कारण देशों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर देशों ने अपने आप को
दूसरा देश बनाने में कई हिंसात्मक घटनाएं हुई है, जिससे मानव जाति को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज विश्व में कई देश ऐसे हैं जो गृह युद्ध से लड़ रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान, अंगोला, लाइबेरिया, सोमालिया आदि देशों को शामिल किया जाता है। इसमें से ये जो राष्ट्र है, इनको विफल राष्ट्र की संज्ञा दी गई है। यूरोप में जॉर्जिया और अफ्रीका में जेरे ऐसे स्थान हैं जिनको हमेशा बाहरी देशों से सैन्य हस्तक्षेप की क्या मिलती रहती है, चेतावनी मिलती रहती है। और इस चेतावनियों में या इन गृह युद्धों में मानव जाति को बहुत सारा नुकसान होता है। इनमें 90% जो मानव होते हैं वो निर्दोष प्राणी होते हैं, जिनको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हारना पड़ता है, मरना पड़ता है। अब आप देख पा रहे हैं कि आज एक देश को दूसरे देश से राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा होने के साथ साथ आज मानव समुदाय को भी खतरा बढ़ता जा रहा है। कई ऐसी समस्याएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या नहीं होकर के विश्व समुदाय की समस्या बनी हुई है। तो आज राष्ट्रीय सुरक्षा का स्थान मानव सुरक्षा ने ले लिया है। किसने ले लिया है? मानव सुरक्षा ने ले लिया है। तो मानवाधिकार संबंधी जो मुद्दे हैं वो लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। लेकिन इस मानवाधिकार का दूसरा पहलू क्या है, जो आप अमेरिका का इराक पर हमले के रूप में भी देखा जा सकता है। अमेरिका ने मानवाधिकार का हवाला देते हुए इराक पर हमला कर दिया 2003 में, और सद्दाम हुसैन पर क्या लगाया, मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया। तो कई बार मानवाधिकार का गलत प्रयोग भी बड़ी महाशक्तियों ने किया है, जिसमें अमेरिका सबसे पहले नंबर पर आता है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। ये आज विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। आज ज़्यादातर देश इसकी गिरफ्त में हैं, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवाद है या आतंकवाद का मेन उद्देश्य ही यही होता है कि अपनी बात को मनाना, और इसमें अपनी बात को मनाने के लिए वो क्या करते हैं, निर्दोष प्राणियों को मारते हैं, जन हानि, मान हानि या माल हानि भी करते हैं ये आतंकवादी। अब बात करते हैं कि आतंकवादी घटनाएं की अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, वो आतंकवादी घटनाओं के माध्यम से किसी देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, उसकी आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, या अगर क्षेत्र विशेष जहां पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं वहां पर कोई विदेशी निवेशक भी क्या नहीं करता, अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो आतंकवाद से कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, और इस आतंकवाद पर लगाम करना है तो न केवल एक देश का कार्य है, समस्त विश्व समुदाय मिलकर के ही आतंकवादी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगा सकता है, और लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। देखिए बच्चों, अल-कायदा जिसका प्रवर्तक था ओसामा बिन लादेन, जिसने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया 11 सितंबर 2001 में। जब आतंकवादी घटना अमेरिका में हुई तब जाकर के आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हुए। उससे पहले भारत और कई पश्चिमी और पूर्वी एशियन राष्ट्रों में ऐसे काम हुए हैं, लेकिन जब आतंकवाद जो है एक बड़ी महाशक्ति को ही नहीं बख्शा तो एक छोटी महाशक्तियों वाले देशों को कैसे छोड़ सकता था। तो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का रूप तब लिया जब 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। उसके बाद कई ऐसी आतंकवादी घटनाएं हैं जिसके कारण हम समझ सकते हैं कि सुरक्षा के दायरे में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सितंबर 2004 में चेचन्या संबंधित एक आतंकवादी संगठन ने दक्षिणी रूस के एक स्कूल पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। तो ये आतंकवादी घटनाएं मानव जाति को नुकसान पहुंचाती है, जो एक राष्ट्र की सीमा के दायरे में नहीं रहकर आज विश्व समुदाय की समस्या बनती जा रही है। आज सुरक्षा के दायरों में बढ़ोतरी होती जा रही है। पहले सुरक्षा केवल युद्ध के खतरों से सुरक्षा थी, बाह्य सुरक्षा थी, लेकिन आज सुरक्षा का दायरा बढ़ता गया है। आज हमारे विश्व समुदाय के सामने कई समस्याएं आ गई है, जैसे आतंकवाद है, महामारी है, एड्स जैसी बीमारियां हैं, कोरोना जैसी बीमारियां हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने सुरक्षा के दायरे को लगातार बढ़ाती जा रही है। जलवायु संबंधित मुद्दे हैं, पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं, ये सुरक्षा के दायरे को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। अब बात करते हैं हम वैश्वीकरण की।
वैश्वीकरण क्या है बच्चों? आप सबको पता है बच्चों कि वैश्वीकरण का अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण है। और वैश्वीकरण के इस दौर में आज कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है, जबकि एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। पूंजी, श्रम, मानव, तकनीक, इन दोनों का बिना किसी रोक टोक के एक देश से दूसरे देश में जाना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, उनका हम डिस्कस करते हैं। संसार को ऐसा बाजार बनाना जिसमें बिना किसी रोक टोक के पूंजी, सामान, सूचना और श्रमिक की आवाजाही हो, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैश्वीकरण क्या है, तो आप आंसर दोगे संसार को ऐसा बाजार देना जिसमें बिना किसी रोक टोक के पूंजी, सामान, सूचना और श्रमिक, इन सब की आवाजाही हो सके, तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण का दौर तब प्रारंभ हुआ जब पूरे विश्व में सूचना और संचार तकनीकी का विकास हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं ने भी वैश्वीकरण की शक्ति में क्या करी है? बढ़ोतरी करी है। इसके अलावा विश्व में मुक्त व्यापार करने के लिए जो संस्थान है उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में गेट के स्थान पर हुई थी। उसके अलावा कुशल कार्य क्षमता की उपलब्धि और भारतीय निर्यात में बढ़ोतरी, ये कुछ वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन वैश्वीकरण से बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज ग्रामीण व कृषि क्षेत्र की समस्याओं में वृद्धि हुई है। अमीर और गरीब की आय में अंतर बढ़ोतरी हुई है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। विकासशील देशों के कर्ज में बढ़ोतरी हो रही है। और आज हम उपभोक्तावाद में क्या करते जा रहे हैं? बढ़ोतरी। आज आप सब जानते हो कि पहले के ज़माने में हमारी 3 आवश्यकताएं होती थी, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन शैली में या हमारे जीवन स्तर में बदलाव आता जा रहा है, आज मोबाइल फ़ोन, गाड़ी, ये कुछ ऐसी लग्जरी चीज़ें हैं जो हमें हमारे जीवन स्तर को बदलती जा रही है और उपभोक्तावाद की तरफ हमको आकर्षित कर रही है। तो उपभोक्तावाद में लगातार वृद्धि होती जा रही है और बीमारियां फैलने का खतरा, आज एड्स, कोरोना, कुछ ऐसी महामारियां हैं जो एक देश से दूसरे देश में आसानी से चली जा रही है। क्यों? सूचना और तकनीकी में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण ये महामारियां विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसके अलावा वैश्वीकरण के और कई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि कम विकसित राष्ट्र का माल विकसित राष्ट्र की तुलना में कम क्वालिटी का होता है, तो वो विश्व मार्केट में नहीं टिक पाता, जिसके कारण ये कम विकसित राष्ट्र जो है विश्व प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर वैश्वीकरण के कारण बेरोजगारी भी बढ़ने का क्या होता है? बढ़ती है। इसके अलावा आज इस वैश्वीकरण के कारण जो है, आज हमारा जो स्थानीय बाजार है वो विश्व मार्केट के सामने नहीं टिक पाता है। तो कई बार छोटे अर्ध विकसित या अल्प विकसित राष्ट्रों को इस वैश्वीकरण से नुकसान भी हुआ है। फायदा भी हुआ है तो नुकसान भी हुआ है। आज अगर हम वैश्वीकरण से सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, आज टीवी, मोबाइल ये आम जन तक पहुंच पाए हैं, उसका प्रभाव वैश्वीकरण ही है। लेकिन वैश्वीकरण को एक मानवोचित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सोचना होगा, तभी हम विश्व समुदाय का हित कर सकते हैं और इसके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाना होगा। तो आज हमने विश्व व्यवस्था का अर्थ, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था और वैश्वीकरण का अर्थ, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में चर्चा की। और मैंने बताया कि आपके कहाँ से किन किन जगहों से प्रश्न आ सकते हैं। वैश्वीकरण का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक ध्रुवीय विश्व किसे कहते हैं, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है, विश्व व्यवस्था का क्या अर्थ है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।